Hello everyone, my name is Dr. Nidhi Sharma and I welcome you all to week 2, lecture 2 of English for competitive exams. Okay, so today we are going to study the pronoun, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सेकंड पार्ट है. हम पढ़ चुके हैं कि शब्द भेद की क्या उपयोगिता है जब हम वाक्य निर्माण की बात करते हैं. तो आगे देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है. Now, pronoun is a word which is used in the place of the noun. Okay? हमें पता है कि नाउन संज्ञा है, पर जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, सैम इज सिक, सैम कॉल्ड डॉक्टर, सैम्स मदर इज वरीड, सैम्स मदर कॉल्ड सैम्स अंकल, सैम्स अंकल इज अ सर्जन. राइट? तो ये सैम क्या है यहाँ पे दोस्तों? ये सैम नाउन है. यहाँ पे हम नाउन के जो विभिन्न प्रकार हैं हम पढ़ चुके हैं. तो अगर मैं कहूँ कि भाई सैम इज सिक, सैम कॉल्ड द डॉक्टर्स, बार बार मैं सैम सैम बोलूँ, बार बार मैं नाउन का उपयोग करूँ, तो इसकी जगह पे जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं, उसको प्रोनाउन बोलते हैं. तो मैं कहूंगी पहला सेंटेंस तो मेरा सेम रहेगा, क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. किसी विशिष्ट व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ. प्रॉपर नाउन का मैंने उपयोग किया है, जो सैम. सैम यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर नाउन है. तो पहला सेंटेंस तो मैं रहने दूंगी सेम, सैम इज सिक. लेकिन सैम की जगह फिर मैं यूज करूंगी ही, क्योंकि मैं एक बॉय की बात कर रही हूँ, मैं लड़के की बात कर रही हूँ. तो मैं कहूंगी ही. राइट? वह. ही कॉल्ड डॉक्टर्स, उसने डॉक्टर्स को बुलाया. हिज मदर, सैम्स मदर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिज मदर इज वरीड, शी कॉल्ड हिज अंकल. सैम्स मदर हो जाएगा शी, कॉल्ड हिज अंकल हु इज अ सर्जन. राइट? तो यहाँ पे सैम्स अंकल इज अ सर्जन का हो जाएगा हु. ये एक कनेक्टिव प्रोनाउन है, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो हम आगे सीखेंगे डिटेल में. राइट? तो प्रोनाउन क्या होता है? Pronoun is a word which is used in the place of a noun. Right? The meaning remains the same. There is no change in the context of the meaning. But we replace noun with pronoun. I hope this is clear. Okay. अब जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, राइट, वाक्य की जब हम संरचना की बात करते हैं, तो हम ये पढ़ चुके हैं पहले कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. कितने पर्सन होते हैं? जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में वाक्य निर्माण की जब हम बात करते हैं तो 3 पर्सन होते हैं. राइट? फर्स्ट पर्सन है आई, जो कि सिंगुलर है. ओके, सिंगुलर है आई. आई का प्लूरल क्या होगा? वी. आई का प्लूरल होगा वी. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ आई, मैं फर्स्ट पर्सन. राइट? और अगर मैं हम सबको, मेरे साथ अगर और भी लोग जुड़े हैं और हम सब मिलकर अगर फर्स्ट पर्सन हो रहे हैं बहुवचन में, प्लूरल में, तो ये हो जाएगा वी. Right? I go to college, we go to college. Okay? सेकेंड पर्सन होगा, मेरी जो पेरिफेरी है आई, मेरे सामने जो व्यक्ति है वो सेकेंड पर्सन होगा. तो सेकेंड पर्सन होगा यू, सिंगुलर में यू. लेकिन अगर सेकेंड पर्सन प्लूरल है तो वो यू ऑल, वैसे यू ऑल होता है लेकिन यू ही होता है. यू ऑल को मैं यू ही कहूंगी. ओके? वो समझना है, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज यू. राइट? तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन. मेरे और तुम्हारे अलावा बैकग्राउंड में जो कुछ भी है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, प्राणी है, पक्षी है, स्थान है, जो कुछ भी है, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन में आएगा ही, शी और इट. ही में सारे दुनिया भर के लड़के आ जाएंगे, शी में दुनिया भर की लड़कियां, औरतें, और इट में कोई प्राणी, पक्षी, स्थान, सारी चीजें इट में आ जाएगी. ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. लेकिन जब हम इनको प्लूरल में जब हम इनको देखते हैं तो वो हो जाएगा THEY, दे. ओके? तो ये है हमारे पर्सन का एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. राइट? ओके. नाउ वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउन, सर्वनाम के भी अलग अलग प्रकार हैं. जब हम वाक्य निर्माण की बात करते हैं तो ये सारे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब है सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन यूज में आता है वो होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन. राइट? जैसे आई सब्जेक्ट है. मित्रों, आप सबको पता है कि जब हम इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अपना SVO, अपना सेंटेंस फॉर्मेशन होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट की जगह पे अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो हो जाता है सब्जेक्ट प्रोनाउन. जैसे आई गो टू कॉलेज, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और इसको हम प्रोनाउन की तरह यूज में ले रहे हैं. राइट? मैंने नाम नहीं लिखा है,
मेरा नाम निधि है, मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ कि निधि गोज टू कॉलेज। अगर मैं निधि बोलूंगी तो वो नाउन हो जाएगा, लेकिन मैं नाउन की जगह जिस शब्द का उपयोग कर रही हूँ वो प्रोनाउन होगा। तो मैं कहूंगी शी गोज टू कॉलेज, तो वो शी है, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सारे शब्द जो सब्जेक्ट कर्ता की जगह पे काम में आते हैं प्रोनाउन की भूमिका में, उन्हें कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। उसी तरह से जो शब्द ऑब्जेक्ट की जगह पे, कर्म की जगह पे प्रोनाउन का काम करते हैं, वो बन जाते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, ये सारे शब्द ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, राइट, कर्म के स्थान पे आते हैं, तो ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। फिर ये है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव मतलब हम क्या पजेस करते हैं, हम किस चीज पे हमारा हक है, वो हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन उस जगह पे यूज होता है, राइट। इसको मैं और अच्छी तरह से बता सकती हूँ आपको एग्जाम्पल पे। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है, ये पजेसिव प्रोनाउंस है। इनमें डिफरेंस क्या है? कभी कभी जब हम कंपटीशन एग्जाम्स की बात करते हैं तो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद अ पजेसिव एडजेक्टिव और अ पजेसिव प्रोनाउन, तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग। तो मित्रों यहाँ पे बैग क्या है? ये नाउन है। यहाँ पे ये नाउन क्यों है? ये कॉमन नाउन है क्योंकि मैं किसी वस्तु की बात कर रही हूँ, राइट। लेकिन मैं ये बता रही हूँ ये मेरा बैग है, राइट। ये किसका बैग है? ये मेरा बैग है, माई बैग। तो ये माई किससे जुड़ा है? बैग से जुड़ा है। ये माई बैग के बारे में बता रहा है कि ये मेरा बैग है, तो ये माई हो जाएगा एडजेक्टिव, ओके। ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे दिस बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन, तो ये जो माइन है ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, ओके। क्योंकि वहां पर कोई भी संज्ञा नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ क्रिया देख रहे हैं, सिर्फ वर्ब है, पर यहाँ पे नाउन है। तो अगर संज्ञा से कोई प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, okay, I mean if you see this my over here, now this is not a pronoun, it is an adjective because it is associated with a noun, but here there is an absence of noun. I hope this is clear, okay. Next, now when we talk of pronouns in detail, we see that there are 6 different types of pronouns, okay. We have the personal pronouns, the interrogative pronouns, the relative pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, and reflexive pronouns. So one by one with examples followed by exercises, we will study in detail what exactly do we understand by pronoun, okay, right. Next, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। जो हमने पहले जो लिस्ट देखी मित्रों, वो सब पर्सनल प्रोनाउन थे। आई, वी, यू, दे, ही, हिज, हिम, हर, योर, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन थे, ओके। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, वी मेड अ ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, वी इज अ प्रोनाउन हियर, पर्सनल प्रोनाउन, ओके। Raymond is hoping he will receive a present. He, personal pronoun. It is a sunny day. It, personal pronoun. Bart saved all of them. Personal pronoun. Maria said she was not going to the party. She, personal pronoun. Right? अब हमें रिप्लेस करने हैं। जैसे यहाँ पर है मदर वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ मी, तो मदर की जगह हम कौन सा प्रोनाउन उपयोग में लेंगे? शी। यहाँ मदर के लिए शी का उपयोग करेंगे क्योंकि हम एक स्त्री की बात कर रहे हैं, तो स्त्री से जुड़ा हुआ जो सर्वनाम है वो शी है अंग्रेजी में, ओके। नेक्स्ट, सारा एंड आई, 3 व्यक्तियों की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पर्सन्स, तो ये सारे मिलके क्या हो जाएंगे? दे। इट इज अगेन अ पर्सनल प्रोनाउन, ओके। फिलीपींस इज मेड अप ऑफ 1000 आइलैंड्स, फिलीपींस क्या है? एक स्थान है, राइट। तो मैं इस स्थान की जगह उपयोग में लूंगी प्रोनाउन को इट, इट, क्योंकि अगर मैं किसी प्राणी, किसी पक्षी, किसी वस्तु या स्थान की बात करती हूँ तो मैं इट प्रोनाउन का उपयोग करूंगी। नॉइजी स्टूडेंट्स मेक मिस्टर डी लियन एंग्री, यहां पे मैं लिखूंगी हिम, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन यूज करना है तो वो हिम होगा, ओके। विकी एंड शाइना, 2 जनों की बात हो रही है, बॉट द इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ पे आएगा दे, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे हो,
या वो सब्जेक्ट के स्थान पर। ओके, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव इस शब्द मात्र से हमें समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की बात कर रहे हैं, किसकी? क्वेश्चन मार्क की बात कर रहे हैं। तो जिन शब्दों का उपयोग हम प्रश्न चिन्ह के साथ करते हैं वे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 5 शब्द है ये WH वर्ड्स है, राइट? WH वर्ड्स है यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग, जैसे हु, whom, whose, what, which, राइट? अब मुझे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनाना है सेंटेंस के तौर पे, तो मैं क्या बोलूंगी? Who took the book? तो ये जो who है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। ओके, क्यों? क्योंकि हमें संज्ञा का कोई बोध नहीं है यहाँ पे। वी डोंट नो हु द नाउन इज इट अ बॉय और अ गर्ल, और वी डोंट नो वेदर द बॉय इज राम और द गर्ल इज सीता और whosoever, वी आर नॉट क्लियर अबाउट द प्रॉपर नेम। इसलिए द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन in the form of an interrogative sentence becomes an interrogative pronoun. Okay, so whom is she talking to? किससे? Who took the book? किसने? Whose car is this? किसकी? What do you want for lunch? क्या? Which of them is tallest? जब मैं which की बात करती हूँ मित्रों, तो यहाँ पे person और thing दोनों के लिए मैं which का उपयोग कर सकती हूँ। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे ये सेंटेंस है कि इन दोनों में से लंबा कौन है, राइट? तो which of them is tallest और who of them is tallest, दोनों चलेंगे, who भी चलेगा which भी चलेगा, पर ज्यादातर हम उपयोग में who लेते हैं, who का उपयोग करते हैं। ओके, so this was all about interrogative pronouns. Now we come to relative pronoun. जो pronoun relation बताए दो शब्दों का उसे कहते हैं relative pronoun। जैसे that is a boy who is my brother, तो ये जो वर्ड है who, ये संबंध बता रहा है उस लड़के का मुझसे कि वो मेरा भाई है, राइट? तो यहाँ पे भी यही सेम वर्ड्स आते हैं, राइट? WH वर्ड्स आते हैं, पर अंतर दोनों में ये है कि जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो हम प्रश्न चिन्ह पे फोकस करते हैं, और जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं तो हम इनके बीच के संबंध पे फोकस करते हैं। वी फोकस ऑन द रिलेशन बिटवीन टू पीपल और वर्ड्स, दे कैन बी नाउन्स। ओके, नाउ द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच, राइट? तो ये हु क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि म्यूजिशियन का फ्रांस के साथ क्या संबंध है कि वो फ्रेंच है, राइट? ये सॉन्ग, म्यूजिशियन और सॉन्ग का संबंध है कि म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच। ओके, इट इज शोइंग द रिलेशन। whom कैसे यूज में लेंगे? अब देखिए यहाँ पे एक गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है आई नो द बॉय whom sits next to you। ये मैंने चला के गलत सेंटेंस लिखा है बिकॉज द स्टूडेंट्स, यू नो, इट इज अ कॉमन मिस्टेक विच इज मेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पे whom नहीं आएगा, whom का मतलब है किसको, यहाँ पे आएगा आई नो द बॉय हु सिट्स नेक्स्ट टू यू, राइट? ये who आएगा। whom हम कैसे उपयोग में लेते हैं? टू whom did you give your seat? तुमने अपनी सीट किसको दी? तो वहां पे whom आएगा। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन who and whom, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। which, दिस इज द केक which मेरी मेड, मैरी नहीं है ये, तो प्रोनाउंसिएशन मेरी है। ओके, ये वो केक है जो मेरी ने बनाया है, तो ये संबंध बता रहा है मेरी और केक के बीच का। किसके द्वारा? which के द्वारा। डू यू नो द रीजन व्हाई द मार्केट इज क्लोज टुडे, राइट? ये फिर से संबंध बता रहा है why के द्वारा। यहाँ पे why प्रश्न चिन्ह की तरह उपयोग में नहीं लिया गया है, संबंध बताने के लिए उपयोग में लिया गया है। ओके, when, the day when the concert takes place is Saturday, समय बता रहा है, समय का संबंध बता रहा है when। this is the house where my son was born, संबंध बता रहा है घर का और बच्चे का। the boy whose phone just rang should stand up, whose संबंध बता रहा है लड़की और फोन के बीच का, राइट? तो जब दो शब्दों के बीच का संबंध सर्वनाम के द्वारा पता चलता है, ऐसे प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आप बस इतना याद रखिए, रिलेटिव का मतलब है रिलेशन से, ये दो शब्दों के बीच का रिलेशन क्या है। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए अंग्रेजी ऐसी भाषा है कि शब्द मात्र से हमें पता चल जाता है कि पीछे का उद्देश्य क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जब मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करती हूँ, इसका मतलब मैं डिमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, मैं दर्शा रही हूँ। क्या? दिस इज माई चेयर, यह मेरी कुर्सी है। दैट इज पीटर्स हाउस, वह पीटर का घर है। दीज, बहुत सारे अगर कपड़े हैं, दीज आर हर क्लोथ्स,
दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स, राइट। तो यदि मैं डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ किसी वस्तु को जो कि एक वचन में है और मेरे से फिजिकली क्लोज है, मेरे करीब है, जैसे मैं बोलूंगी दिस इज अ पेन, ये मेरे करीब है, पर एक स्टूडियो में मेरे से बहुत दूर वहां एक क्लॉक, एक घड़ी लटक रही है, तो मैं कहूंगी दैट इज क्लॉक, ओके, दैट इज माई क्लॉक, दैट इज आर क्लॉक, दैट इज द स्टूडियो क्लॉक, जो भी है प्रोनाउन के साथ अगर मैं काम में लूंगी, राइट। और अगर मेरे नजदीक प्लूरल है, अगर मेरे नजदीक बहुवचन में है कुछ चीजें, तो मैं कहूंगी दीज आर हमारे, दीज आर ए आर ई आर, राइट। मैं दोनों का प्रोनाउंसिएशन आपको बता रही हूँ, दीज आर चेयर्स, ये हमारी कुर्सियां हैं, बोलने में ये दोनों सेम ही है, ओके। दोज आर कॉलेजेस टेबल्स, ठीक है, और दोज आर देयर टेबल्स, अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ, कॉलेजेस में बोलूंगी तो वो नाउन हो जाएगा, नाउन की जगह पे मेरे को प्रोनाउन यूज करना है, तो मैं कहूंगी दोज आर देयर टेबल्स, ओके। तो दिस आपको सिर्फ इतना याद रखना है मित्रों कि जब हम दिस, दैट, दीज या दोज की बात करते हैं, इन शब्दों के द्वारा हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ओके। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जो डेफिनेट नहीं होते, राइट। जैसे अगर मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ और मैं प्रोनाउन का उपयोग कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी ही, या किसी लड़के की बात करी तो मैं कहूंगी शी। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है कि वो लड़का है कि वो लड़की है, या मुझे पता नहीं है कि भाई वो प्राणी है कि पक्षी है, इनडेफिनेट है, तो इन इन शब्दों का उपयोग होता है, उन्हें कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अनदर, राइट, गिव दिस बुक टू अनदर पर्सन, अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, या मैं बोलूँ अनदर बॉय, तो बॉय में कोई स्पष्टता नहीं है कि राम को देना है कि शाम को देना है, राइट। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन से वी आर नॉट श्योर अबाउट द परफेक्ट, द एग्जैक्ट आइडेंटिटी ऑफ द नाउन, राइट। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीवन में सब कुछ आ गया, वी आर नॉट हिंटिंग अपॉन द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ओके। प्लूरल की जब हम बात करते हैं तो बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स, और अगर हम सिंगुलर प्लूरल दोनों की बात कर रहे हैं तो ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, इस तरह से इन वर्ड का उपयोग होता है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये जो प्रोनाउंस है जैसे हिमसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, राइट, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, पर रिफ्लेक्सिव इसलिए होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे उपयोग में लिए जाते हैं। अगर यही हिमसेल्फ, अगर यही योरसेल्फ, माई सेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ अगर सब्जेक्ट के साथ में होते हैं, सब्जेक्ट के साथ अगर जुड़े हुए होते हैं, तो वो हो जाते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, राइट। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स, राइट। यहाँ पे मित्रों ये जो माई सेल्फ है, आप जो ये माई सेल्फ को देख रहे हैं यहाँ पे, ये कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ भी यूज किया गया है, तो ये हो जाएगा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, राइट, क्योंकि ये एम्फेसाइज कर रहा है सब्जेक्ट को। आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स, मैं खुद से मेरे कपड़े धोती हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ आई वॉश द क्लोथ माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ पीछे आ जाएगा, ये माई सेल्फ पीछे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ में। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्लोथ्स। क्लोथ्स के साथ में अगर आप माई सेल्फ को ऐड कर लेते हो तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो माई सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो जो प्रोनाउंस ऐसे वाले जो होते हैं, ये अगर हम सब्जेक्ट के साथ अगर शुरू में ऐड करते हैं तो वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, और अगर उनके पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर यूज करते हैं तो वो हो जाता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ओके। तो मैं समझती हूँ कि हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिला कि व्हाट एग्जैक्टली आर प्रोनाउंस, कैसे हमें उन्हें यूज करना चाहिए, कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अनदर, अब जब मैं अनदर बोल रही हूँ तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, right? So we will study another part of these. I hope I was able to translate it effectively. Thank you so much.